वर्षा राठौड़ एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग बात कर रहे हैं BA BEd BSc BEd का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की, जिसकी की यूनिट 4 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंदर हमने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के बारे में पढ़ लिया था। क्या होता है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। और शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर माता पिता और विद्यालय बच्चे के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या भूमिका निभा सकता है। अब हम लेते हैं अंत्य श्वसन से उत्पन्न होने वाले रोग। अंत्य श्वसन से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य जुकाम। सामान्य जुकाम के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि ये मौसम के तापक्रम के घटने और बढ़ने के कारण होता है। यानी तापक्रम कभी ज़्यादा हो जाता है या कभी कम हो जाता है। जैसे कभी हमको ठंड लगती है या कभी एकदम हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। इसके कारण भी जुकाम हो जाता है। अब यह रोग ये रोग किस कारण से फैलता है? यह रोग एक वायरस के कारण फैलता है। ये वायरस के कण इतने सूक्ष्म होते हैं जो आसानी से सामान्य व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये वही तापक्रम के घटने और बढ़ने के कारण जल्दी से हो जाता है। या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी एकदम से गर्मी के अंदर पी लेते हैं या पसीने के अंदर पी लेते हैं, तब भी जुकाम हो जाता है। सर्दी के अंदर हमको ठंड लग जाती है, उससे भी सामान्य जुकाम हो जाता है। गर्म वातावरण के अंदर और बाहर करने से हम लोग AC से वापस एकदम से गर्म हवा के अंदर बाहर चले जाते हैं, उससे भी जल्दी जुकाम लग जाता है। और एक सबसे बड़ा कारण के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। यानी अगर कोई रोगी है जिसको जुकाम होया हुआ है और अगर वो आपके पास आके बैठता है या छींकता है तो उसके छींक के जो कण हैं, वायरस है, वो आपके शरीर में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाएंगे। इससे आप भी जुकाम से संक्रमित हो जाएंगे। अब इसके लक्षण क्या क्या है? इसके अंदर नाक और आँखों से पानी आने लगता है। यानी कि जब जुकाम तेज़ होता है तब हम देखते हैं ना कि या तो किसी व्यक्ति की नाक बहेगी, गले के अंदर बहुत तेज़ यूँ जुकाम सा दिखने लग जाएगा, आवाज़ भी थोड़ी दबी दबी सी होने लग जाएगी। आपको गंध और स्वाद का अनुभव भी बहुत कम होगा। जैसे कि अभी वाले रोग में बताया गया है, जो कोरोना आया है उसके अंदर यही सारी चीज़ बताई जाती है कि भैया सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए। ये अभी के टाइम में कितना घातक है। और सिर बहुत ज़्यादा भारीपन होने लग जाता है और हल्के गले के अंदर खराश और ये भी होने लग जाती है। यानी कि अगर जुकाम लगता है आपको तो पूरा बॉडी का जो पार्ट है सारा या तो दर्द वर्द करने लग जाता है, हर चीज़ मतलब ये माथा वगैरह सब भारी हो जाता है, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है और शरीर के अंदर हल्का सा बुखार भी होने लग जाता है। ठीक है, अगर सर्दी जुकाम है तो हमें जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज़ को अपनाना चाहिए जिससे हमें सर्दी जुकाम ना लगे। हमें ठंडे गर्म के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर पसीना है तो पसीने को सुखाकर हमें पानी पीना चाहिए। फिर है कि इसके उपचार और रोकथाम के क्या उपाय हैं। अब कहते हैं ना कि इसमें जुकाम में कोई ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दवाई वगैरह, ये तो 2-3 दिन रहता है, उसके बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ टैबलेट्स वगैरह होती है जो हमें खानी चाहिए जुकाम के लिए। मतलब सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आपको ठंड से बचना चाहिए। गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, यानी गुनगुने पानी का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। गर्म पानी के अंदर विक्स वगैरह जो भी होती है उसकी गर्म पानी के अंदर विक्स को डाल के उसकी भाप भी लेनी चाहिए। नाक में कोई नोजल ड्रॉप है तो उसको भी डाला जा सकता है। यानी कि जुकाम होने के कारण क्या क्या है और इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव के उपचार कौन कौन से हैं, ये चीज़ हमने इसके अंदर देख ली है। यानी सामान्य से जुकाम में हम लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ होती है और घरेलू इलाज भी इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। ये है कि अगर इसका समय पर अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और निमोनिया का भी रूप ले लेता है। इसके अंदर छाती के अंदर अगर बहुत ज़्यादा आपने कफ जमा रखा है तो आपको निमोनिया या डबल निमोनिया होने की ज़्यादा शिकायत हो जाती है।
तो कोई भी रोग हो, इससे बचने के लिए हमेशा उपाय करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है हो गया है, हम लोगों ने उसको बहुत लाइटली ले लिया कि नहीं 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों को थोड़ी दूरी भी दूसरे से बनाए रखनी चाहिए ताकि हमारी वजह से किसी और को जुकाम नहीं हो। छींकते समय हमेशा रुमाल पास में होना चाहिए, यानी कि नाक पे रुमाल रख के फिर छींकना चाहिए। खांसते वक्त भी मुंह पर कपड़ा या हाथ को रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम अपने साथ में अपना के दूसरों को भी रोगग्रस्त होने से बचा सकते हैं। फिर दूसरा आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो रोग है, यह एक अत्यंत संचारी रोग है। यह रोग 6 से 5 माह के बच्चों 6 से 5 साल तक के बच्चों को होता है। इस रोग में कीटाणु वायु के द्वारा फैलते हैं, यानी कि बोलते समय, खांसते समय और नाक साफ करते समय ये हवा में फैल जाते हैं और शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस रोग के होने के कारण कौन कौन से हैं? इस रोग में जो जीवाणु होता है बेसिलस वर्ग के होते हैं, जो कि टॉन्सिल्स वगैरह, ग्रसनी और नासिका के स्वर में इसके अंदर होता है, जो झिल्ली से बाहर निकलकर शरीर में संचारित होने लगता है। यह रोग गर्म व शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। रोगी या रोगवाहक व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से होता है। रोगों के संक्रामक जो पदार्थ होते हैं, जैसे तौलिए होते हैं, उसके वस्त्र होते हैं, बर्तन जो होते हैं, उसके अंदर आप भी अगर उसको यूज़ कर लो तो आप लोग भी संक्रमित हो जाते हो। अन्य पदार्थ जैसे चाकू, पेन, पेंसिल, किताब, खिलौने आदि से भी ये फैलता है। दूषित जल, दूध व भोज्य पदार्थ के द्वारा। फिर इसका उद्भव काल क्या है? यानी यह काल 2 से 3 दिन तक का होता है, यानी कि ये शरीर के अंदर 2 से 3 दिन तक रोग रहता है। रोगाणु शरीर में प्रवेश कर लेने से लक्षण उत्पन्न होने की अवधि 2 से 3 दिन की होती है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? यानी प्रारंभिक अवस्था में सुस्ती आती है, जी मचलता है, भूख कम लगती है, ये सारी शिकायत इसके अंदर होती है। ग्रसनी व टॉन्सिल के चारों ओर झिल्ली बनने लगती है, जिससे गले में सूजन आ जाती है और गले में निगलने में कष्ट होता है। कहते हैं ना, टॉन्सिल्स टाइप हो गए हैं, गले में कोई भी चीज़ हमारी निकली नहीं जा रही है, कुछ भी खाया नहीं जा रहा है। नाक लाल हो जाती है, नथुने दुखने लगते हैं व सूज जाते हैं। कई बार विष का प्रभाव अधिक मात्रा में होने से शरीर में फैलने से हृदय व अन्य तंत्रिका के विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसके प्रतिरक्षण के क्या क्या उपाय हैं? शिशु के जन्म से 6 सप्ताह से 9 माह में डिप्थीरिया का टीके लगाए जाते हैं, यानी कि मिश्रित 3 खुराक लगती है इसके अंदर, जो 2 वर्ष के बाद बूस्टर खुराक दी जाती है बच्चों को, ताकि बच्चों में जो आक्रामक अवधि होती है इस चीज़ की वो पार हो जाए। अब है इसकी रोकथाम के उपाय, यानी कि जो रोगी है वो रोग मुक्त होगा। जो भी बच्चे में ये संक्रमण हुआ है उसको रोग मुक्त होने के बाद ही विद्यालय में भेजना चाहिए। विद्यालय में अगर किसी भी छात्र को ये डिप्थीरिया हुआ है तो उसको उन अन्य छात्रों से अलग करना चाहिए और उपचार के लिए उसे हॉस्पिटल वगैरह की सलाह देनी चाहिए, यानी कि उसको डॉक्टर का परीक्षण कराया जाना चाहिए। सभी बच्चों को रोग निवारण के टीके लगाए जाने चाहिए ताकि ये जीवाणु उग्र रूप लेने से पहले ही नष्ट हो जाए। रोगी को पृथक्करण करके उचित इलाज कराना चाहिए और इस संक्रमण को ज़्यादा फैलने नहीं देना चाहिए। बीमारी के अधिक फैल रहा है, अगर बहुत ज़्यादा बच्चों में ये चीज़ हो रही है तो स्कूल को भी टाइमली बंद कर देना चाहिए, यानी कि ये संक्रमण बहुत जल्दी आपस में फैलता है। तो इससे या तो सबसे पहले जिस बच्चे में ये रोग फैला है उसको पहले से ही उसको अलग कर दो, और अगर आपको लग रहा है कि ये संक्रमण बहुत जल्दी दूसरों में भी फैल रहा है तो थोड़े टाइम तक के लिए आप स्कूल बंद कर लो। फिर इसका उपचार, रोग का सही निदान करने के लिए रोगी के गले व नाक में स्राव की जांच करवानी चाहिए ताकि जीवाणु का पता लगे और उसका सही उपचार हो सके। रोग के विषनाशक इंजेक्शन लगवाने चाहिए और रोग ठीक होने के बाद 1 सप्ताह तक रोगी को बिस्तर में ही रखना चाहिए। हल्का तरल और पाचन युक्त जो भोजन है वही उसको देना चाहिए। विषंक्रमण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
यानी कि इसका इलाज यही है कि हमको बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए। अगर ये चीज़ हमको दिखती है कि भाई ये रोग हो चुका है तो दूसरे व्यक्ति को उससे दूर रखा जाना चाहिए। तो ये है जुकाम, जो सामान्य सा जुकाम है, और डिप्थीरिया के बारे में है कि भाई ये रोग क्या है और ये रोग किस कारण से फैलते हैं और इस रोग की उपचार के लिए क्या क्या चीज़ हम अपना सकते हैं। फिर आता है मलेरिया। मलेरिया के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि मलेरिया रोग किस कारण से होता है और ये किस तरह से फैलता है। ये एक मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने की वजह से होता है, और ये मच्छर गंदे गड्ढे, और जो गड्ढों में पानी भर जाता है, गंदे नाले का पानी होता है, वो अगर हम लोग घरों में भी गंदा पानी या बहुत ज़्यादा पानी भर कर रखते हैं, उससे भी वो मच्छर वहाँ पर ज़्यादा पनपते हैं। तो उन मच्छरों के रोकथाम के लिए आपको उसका छिड़काव करना चाहिए। जो भी पाउडर वगैरह का छिड़काव करते हैं हम, रोग प्रतिरोधक जो आती है उसमें छिड़कने के लिए दवाइयाँ, तो उसका छिड़काव करके भी हम मच्छरों को हटा सकते हैं। पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए क्योंकि ये मच्छर पानी के अंदर पनपते हैं। इसके मलेरिया के अंदर भी है ना, सर्दी लगकर आपको बुखार आता है, तेज़ ठंड लगती है। तो मलेरिया के लिए भी जो उपचार है कि भाई इसके अंदर भी आपको ठंड से बचना चाहिए, और मलेरिया फैलने की परिस्थिति को दूर करना हमेशा ज़रूरी होता है। इसके लिए शहर में भी स्वच्छता की ज़रूरत होती है। हम लोग शुरू से जब शारीरिक स्वास्थ्य की बात की तो सबसे पहले हमने यही चीज़ बताई कि इसके अंदर स्वच्छता ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। इसके लक्षण यही है कि इसमें ठंड की अवस्था होती है, यानी कि इस अवस्था में प्रारंभ में ही मतलब ज्वर आता है, यानी कि बुखार आना लग जाता है, परंतु ठंड अधिक लगती है। शरीर में कंपन होता है, ठंड के कारण दांत भी किड़किड़ाने लगते हैं। ये अवस्था कुछ मिनट से 3 घंटे तक रहती है, यानी कि एकदम ठंड लग के 3 घंटे तक हमको बुखार रहता है। ज्वर की अवस्था 1-2 घंटे के पश्चात रोगी अत्यधिक गर्मी का अनुभव करता है। अत्यधिक ज्वर के कारण शरीर में दर्द भी रहता है। यह अवस्था मलेरिया के परजीवी के आधार पर 1 से 8 घंटे तक होती है। ज्वर हर रोज़, दूसरे रोज़, तीसरे रोज़, यानी कि कहते हैं ना कि बुखार रह कर आ रहा है। इससे भी पता पड़ता है कि कहीं आपको मलेरिया रोग तो नहीं हुआ है। पसीने की अवस्था भी रहती है, रोगी को पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, और रोगी हल्केपन व आराम का अनुभव करता है। यह अवस्था ज्वर पूरी तरह से उतरने तक रहती है। 4 से 6 दिन तक ये बनी रहती है। फिर है ज्वर मुक्ति। यह अवस्था मलेरिया की प्रजाति पर निर्भर करती है। रोगी पूरी तरह से ज्वर मुक्त हो जाता है। कुछ ही दिनों में तिल्ली बढ़ जाती है, यकृत की कार्य क्षमता में शिथिलता आ जाती है, रक्त की लाल कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने से रक्तहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ जाती है तथा शरीर पीला पड़ जाता है और असहनीय दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे ये वाले जो रोग है ये सारे अस्वच्छता के कारण होते हैं। तो हमें हमेशा ये कहा गया है कि शारीरिक स्वच्छता के लिए हमेशा हमारे आसपास के वातावरण को हमेशा अच्छा स्वस्थ रखना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए। उसी से हम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं और हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को अधिक बढ़ा सकता है। अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं है तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाएगी। इसके लिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर और मानसिकता से हम लोगों को दोनों ही रूपों में हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। तो ये था हमारा इस यूनिट का लास्ट वीडियो। थैंक यू।